नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण गर्मी और आगामी वर्षा ऋतु से निपटने की तैयारियों के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौटे। श्री मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आइजॉल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। फ्रांस में कॉन फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे डू फिल्मोत्सव में भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा। ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों के बारे में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की इस वर्ष की यह पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक थी। यात्रा के दौरान श्री मोदी और श्री शोल्ज ने संयुक्त रूप से एक व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उनसे बातचीत की। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे और दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से द्विपक्षीय वार्ता की और महारानी मार्गरेट द्वितीय से भेंट की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी भाग लिया और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने अन्य नॉर्डिक नेताओं, आइसलैंड के प्रधानमंत्री, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत की। शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वोत्तर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे 2 दिन की यात्रा पर आज मिजोरम के आइजॉल पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद आइजॉल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र समूचे देश के लिए विकास के इंजन के रूप में उभरेगा। वे पूर्वोत्तर महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन गुवाहाटी में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार हैं। श्री कोविंद ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। The northeast direction is always considered to be very auspicious. That the northeastern states will bring about prosperity and success of our entire nation. The geography of the northeastern states one day is going to pave the way for creating a new glorious history of our country. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। उन्होंने एम्बुलेंस नाव को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल का महत्वपूर्ण योगदान है।
कि 7 अर्थ में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले। अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए दिया है और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो, इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे मैत्री संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम और सीमा चौकी हरिदासपुर में प्रहरी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। गृह मंत्री कल भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 बीघा क्षेत्र का दौरा करेंगे और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री शाह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम तेलंगाना राज्य के महबूबनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बंदी संजय कुमार द्वारा शुरू की जा रही प्रजा संग्राम यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये पदयात्रा सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के चुनावी वादों जैसे रोजगार, किसानों को राहत और गरीबों को आवास मुहैया कराने जैसे मुद्दों को पूरा न करने के विरोध में निकाली जा रही है। श्री नड्डा महबूबनगर में होने वाली पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। इससे पहले वे विशेष विमान से हैदराबाद पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से महबूबनगर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं और उद्योग अनुकूल नजरिया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए नीतिगत समर्थन से उद्योग आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमती पटेल ने नई दिल्ली में फिक्की के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति डेटा और प्रौद्योगिकी से संचालित होगी और उसमें उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 25 वर्ष बाद भारत की आजादी के 100 वर्ष मनाए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकार विभिन्न कानूनों के अनुपालन का बोझ कम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार में सुगमता होगी और देश के व्यापारिक और सेवा निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि रोबोटिक्स, संवर्धित रियलिटी, इंटरनेट, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चौथी औद्योगिक क्रांति समूची विनिर्माण प्रक्रिया को प्रेरित कर रही है। प्रौद्योगिकी और उद्योगों के एकीकरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इन उपायों से देश को भविष्य में तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान 100 से अधिक यूनिकॉर्न सामने आए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर 4.4% हो गई है। ये वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कल जारी एक बयान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि का निर्णय लिया है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. श्री दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों से मजबूत संकेत मिले हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को गहन वैश्विक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित आगामी मार्शे डू फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश होगा। महोत्सव का आयोजन 17 मई से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि फ्रांस और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठक से ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत का सम्मानित देश का दर्जा मैजेस्टिक बीच पर आयोजित किए जा रहे मार्शे डू फिल्म्स के उद्घाटन में भारत की विशेष देश के रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी देश को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि कान नेक्स्ट में भी भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऑडियो विजुअल उद्योग में 5 नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव में भारत की ओर से आर माधवन द्वारा निर्मित फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। मैजेस्टिक बीच पर जो ओपनिंग नाइट होगी, वहां पर भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, इसको लेकर प्रकाश डाला जाएगा। वहां दिखाने का उसको अवसर मिलेगा। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। इस वर्ष भारतीय मंडप का शीर्षक है इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ये देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करेगा और ये वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 13,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे में 3,010 लोग ठीक हुए हैं। कल 3,275 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय कुल 19,719 मरीज उपचाराधीन हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। तमिलनाडु में कोविड महामारी के कारण लगभग 2 साल तक रुकी रही बोर्ड परीक्षाएं आज से हो रही हैं। 8,37,000 से अधिक विद्यार्थी आज से आरंभ हो रही 12वीं की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीषण गर्मी और आगामी वर्षा ऋतु से निपटने की तैयारियों के बारे में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। श्री मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे डू फिल्मोत्सव में भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा। ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के परिसीमन के आदेश पर हस्ताक्षर किए। आयोग का गठन मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से किया गया था। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सरकार को कानून और संविधान के अनुसार काम करना होता है और महाराष्ट्र सरकार किसी अल्टीमेटम की परवाह नहीं करेगी।
वे मुंबई में लाउडस्पीकर विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के संदर्भ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संविधान के दायरे के भीतर हर संभव उपाय करेगी। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। ये युवाओं के विकास के लिए 10 वर्ष का दृष्टिकोण पत्र है, जिसे 2030 तक हासिल करना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है और इससे युवाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मसौदा नीति 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता, युवा नेतृत्व और विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक न्याय सहित युवाओं के विकास पर केंद्रित है। मसौदा नीति पर सभी हितधारकों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। एसोचैम ने रेपो दर और नकद आरक्षी अनुपात में वृद्धि करने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि कम ब्याज दर के चक्र को पलटने और ब्याज दर में वृद्धि का रिजर्व बैंक का निर्णय मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने का उपाय है। श्री सूद ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति और आपूर्ति व्यवधानों जैसी विपरीत वैश्विक चुनौतियों के बीच ऋण की दरों में बढ़ोतरी एक सही कदम है। उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों के समक्ष चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन मध्यम से दीर्घ अवधि के बीच मुद्रास्फीति की दरें संशोधित होने से मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया है कि खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकवादी पंजाब से दिल्ली आ रहे थे। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन विमान और उसके उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के लिए आवेदन मांगे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की पात्रता पूरी कर चुके निर्माता 20 मई तक वेबसाइट www.civilaviation.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों की अंतिम सूची 30 जून 2022 तक जारी होने की संभावना है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार को परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जां तो वध सानू प्यारी साडी धरती मां, खूने जिगर तो लिख चले मिट्टी दे नाम। ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई।
सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जरनैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था। उन्नीस 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी ज़ैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे। नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं। हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी! मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं। हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया। रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में कालापानी की कठोर सजा सुनाई गई। 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार भारत के इस महान सपूत को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब आइए सुनते हैं आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है नौशाद अली को।
सिनेमा संगीत को हिंदुस्तानियत का जामा पहनाकर बुलंदियों तक पहुंचाने वाले संगीतकारों में नौशाद का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। हिंदी फिल्मों के गीतों को अपनी दिलकश धुनों से सजाने वाले नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली के घर हुआ था। बालक नौशाद का मन तो पूरी तरह संगीत में बसता था। नौशाद हिंदी सिनेमा के फैन तब से थे जब मूक फिल्में बना करती थी। 16 वर्ष की उम्र में 1935 में मुंबई आ गए। नौशाद ने शुरुआती दिनों में एक पियानो वादक के रूप में भी काम किया। 1940 में बनी प्रेम नगर में नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। 1954 में बनी फिल्म बैजू बावरा ने नौशाद को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके संगीत के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बड़े पर्दे पर अपने संगीत का जादू चलाने के बाद नौशाद ने टीवी के द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट जैसे धारावाहिकों में भी अपना संगीत दिया। 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्हें 1982 में दादा साहब फाल्के और 1992 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहुत कम लोगों को पता है कि नौशाद संगीतकार होने के साथ साथ उच्च कोटि के शायर भी थे। उनका दीवान 8वां सुर नाम से प्रकाशित हुआ। 5 मई 2006 को उन्होंने दुनिया को ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे इस सप्ताह यूक्रेन संकट को लेकर G7 समूह के अन्य नेताओं के साथ रूस के खिलाफ संभावित अतिरिक्त प्रतिबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा कि वे रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कहा कि उसने पश्चिमी सेनाओं के इरादों को विफल करने के लिए हमले तेज किए हैं। रूस के सहयोगी बेलारूस ने भी बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की घोषणा की है। यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी ने कल यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इनमें रूस से तेल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध और रूस के सबसे बड़े बैंक और प्रमुख प्रसारकों पर नजर रखने का प्रस्ताव है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने बताया है कि इन घोषणाओं का उद्देश्य रूस पर दबाव बढ़ाना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को प्रताड़ित करने का आरोप सही पाए जाने के बाद पत्रकार पर यह प्रतिबंध लगाया है। भारत के धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के कैक्सियस दो सुल में हो रहे 24वें बधिर ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की बैडमिंटन टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। उसने जापान को फाइनल में 3-1 से पराजित किया। अंक तालिका में भारत 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। प्रतियोगिता में कल रात पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा लेकिन शाम में आंशिक बादल छा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण गर्मी और आगामी वर्षा ऋतु से निपटने की तैयारियों के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौटे। श्री मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। फ्रांस में कॉन फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे डू फिल्मोत्सव में भारत को सम्मानित राष्ट्र का दर्जा और ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।